चलिए लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपना, उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट का ये क्लास होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा संघवाद है ना, केंद्र राज्य संबंध और फेडरलिज्म वाला है, वो टॉपिक शुरू कर देंगे। जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए, तो औपचारिक संघ और अनौपचारिक संघ, ये हमारा टॉपिक बचा हुआ है। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। औपचारिक संघ मतलब क्या होता है, चलिए सब देखते हैं। औपचारिक संघ मतलब ऐसे संगठन, वे संगठन जो कानूनी रूप से क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। यानी संगठन है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। जो एक निश्चित ढांचा, जिनका एक स्ट्रक्चर होगा, एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर काम करेंगे। तो औपचारिक संगठन कौन से हैं, जो एक निश्चित ढांचे में और रजिस्टर्ड होकर काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अब इसकी विशेषताएं देखें, एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहला, संगठित और आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होते हैं, यानी सरकार के पास इनकी जानकारी होती है कि भाई ये आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं। दूसरा, नियमित सदस्यता और कार्यप्रणाली होती है, यानी इसमें रेगुलर मेंबरशिप होती है। ऐसा नहीं होता कि वॉलेंट्री होते हैं, समय समय पे आते हैं, नहीं, लगातार काम करने वाले सदस्य इसमें होते हैं। सरकार या अन्य संस्थानों के साथ आधिकारिक संबंध होते हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के अदर भी इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं। यानी जैसे रजिस्टर्ड होगा और सरकार से फंडिंग भी ले सकता है, ये सरकार से पैसा भी ले रहा और हो सकता है वेलफेयर के काम करे। संवैधानिक रूप से कार्य करने वाले संगठन है, यानी ये वही काम करेंगे जो संविधान के अंदर है। ऐसा कोई काम, इलीगल काम ये नहीं कर सकते, या ऐसा कोई काम जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, उसको नहीं कर सकते। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से। तो देखो, औपचारिक संगठन में कौन कौन आता है, राजनीतिक दल आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आपकी क्या होती हैं, औपचारिक संगठन है। इसमें नाम ले सकते हो आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब किस में आती हैं, औपचारिक संगठन में आती हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं और यही सरकार भी बनाते हैं। दूसरा, ट्रेड यूनियन वगैरह, जो भारतीय मजदूर संघ है और इसके अलावा इस प्रकार के जो अन्य संगठन हैं, जैसे रेलवे श्रमिक संघ है, ये सारे भी किस में आते हैं, फॉर्मल में आते हैं, रजिस्टर्ड करना पड़ता है इनको। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक संघ, जो इंडस्ट्रियल चीज़ों को क्या करते हैं, चलाते हैं, जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा मेंबरशिप होती है, इनके इंटरनल चुनाव भी होते हैं, है ना ये। इसके अलावा मानव अधिकार संगठन, यानी ह्यूमन राइट्स के लिए, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब क्या है, मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये क्या है, औपचारिक संघ। तो तमाम बार सरकार के अंडर भी होते हैं, ये सरकार के बाहर भी होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, सरकार के साथ कनेक्ट होते हैं, बाकायदा सारी जानकारी सरकार के पास इनके बारे में होती है। तो वो सारे संगठन कहलाते हैं औपचारिक संगठन। तो इनको अच्छे से याद कर लेना कि वो आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा औपचारिक संगठन है या कौन सा नहीं है, तो वो आपको ऐसा देगा। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन से संगठन, यानी जो रजिस्टर्ड हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखो, इन विशेषताओं के आधार पर आप आंसर लगा पाओगे। अगर ये फीचर्स आपको याद हैं तो आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि सारे संगठनों के नाम तो याद कर भी नहीं सकते आप, हजारों संगठन है, कैसे याद कर पाओगे। तो हमें ये देखना है कि ये फीचर उस संगठन में है क्या। जो ऑप्शन में जो संगठन नाम दे रखे उन्होंने, जैसे क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन बताया, बोला कि बताइए निम्न में से कौन सा एक औपचारिक संगठन नहीं है, फॉर्मल जो है इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसने 4 नाम दे दिए। कैसे कैसे दे दिए, उसने नाम में दे दिया ए, ऑप्शन ए दे दिया उसने, कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी दे दिया भारतीय मजदूर संघ। ऑप्शन सी दे दिया फिक्की। ऑप्शन डी क्या दे दिया, इसमें उसने कौन से दे दिया, कोई भी इस टाइप का, क्या बोलें इसको, आरएसएस, या फिर इस टाइप का कोई और धार्मिक संगठन का कोई नाम आप यहाँ जोड़ दो, बजरंग दल, है ना, इस टाइप का। तो भाई ये क्या है, ये औपचारिक संगठन थोड़ी है ना, ये क्या आपके पास अलग से सांस्कृतिक संगठन है। चलो अब आ जाओ अनौपचारिक, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल कौन से होंगे, जिनका कोई कानूनी ढांचा नहीं होगा, जो स्वेच्छा से गठित होते हैं, स्वेच्छा से। एनजीओ टाइप के भी आपके इसके अंदर आ जाते हैं, सीबीओज भी आ जाते हैं, है ना। तो स्वेच्छा से जो गठित होते हैं, जिनका कोई औपचारिक या कानूनी ढांचा नहीं होता। अच्छा, इनका एग्जाम्पल, विशेषताएं क्या है इनकी, कोई औपचारिक संगठन पंजीकरण या संरचना नहीं होती, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये हमें याद रखना है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, बेसिकली कौन से, कल्चरल और सोशल, जैसे होता है ना करणी सेना। अब करणी सेना है, या फिर ये आपकी जो चल रही है भीम आर्मी, सवर्ण आर्मी, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब अनौपचारिक में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, छोटे स्तर पर कार्य करते हैं, कभी कभी अस्थायी होते हैं। हो सकता है किसी काम के लिए बनाए, जैसे अपाक्स बना था,
स्पार्क्स बना था अपने मध्य प्रदेश में, अगर आपने देखा हो। तो ये किस टाइप का संगठन है? ये छोटे स्तर पे, और हो सकता है थोड़े बड़े पे भी काम करने लगे, लेकिन छोटे स्तर पे काम करते हैं और ये परमानेंट नहीं होते, जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होता है खत्म हो जाते हैं ना। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं। जैसे आप देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो उसके अंदर कोई ना कोई संगठन आपको मिल जाएगा। अन्ना हजारे के टाइम पे जो एक एनजीओ थी, क्या नाम था उसका, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो अनौपचारिक संगठन था। तो इनके एग्जाम्पल देख लो, आपके एग्जाम्पल कौन से? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्या है? अनौपचारिक संगठन का उदाहरण है, जिसमें चिपको नामक, इसके अंदर एक एनजीओ थी जिसने क्या किया, चिपको आंदोलन चलाया। तो इसमें भी लोग इकट्ठे हुए, किसके लिए हुए थे? उत्तराखंड से शुरू हुआ था ये, जहाँ पेड़ों को काट रही थी सरकार। तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए क्या किया लोगों ने? पेड़ों को क्या किया, ऐसे गले लगा लिया कि इनको काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार का संगठन है? अनौपचारिक है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना सरकार के पास कोई डाटा है। ऐसे ही नर्मदा निर्भया आंदोलन, जो दिल्ली रेप केस, तो महिला सुरक्षा को लेकर जो जन आंदोलन चला, सरकार पर दबाव बनाया, उसके बाद क्या आया, कार्यस्थल पर यौन सुरक्षा का क्या आया, एक्ट बना, है ना। इसके अलावा जुवेनाइल की एज जो 18 से 16 कर दी गई, वयस्कता की आयु पहले 18 थी लेकिन रेप केसेस में 16 की गई। किसान आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून आए थे मोदी जी के, उसके खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन चला था, तो वो भी अनौपचारिक संगठन है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता समूह या स्थानीय नागरिक संघ, पड़ोस समितियाँ, ये छोटी छोटी करती हैं। जैसे दुर्गा पूजा जब आप रखते हो, जब 9 देवी आती है तो क्या बनती है? एक नवरात्रि कमेटी बनती है आपकी कॉलोनी में, जो झांकी लगाती है, भंडारे करवाती है। तो ये सारे अनौपचारिक संगठन के उदाहरण हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल वो जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी मेंबरशिप होती है, चुनाव वगैरह होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनमें कुछ भी नहीं होता है, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया अनौपचारिक। अब थोड़ा हम क्या देख लेते हैं, इनकी भूमिका तीनों की, दबाव समूह की, औपचारिक अनौपचारिक संगठनों की क्या भूमिका होती है राजनीति में। तो राजनीति में देखते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नीति निर्माण पर प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग, है ना, कि नीति निर्माण पर प्रभाव डालना होता है। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग करना और सुझाव देना। कि क्या है, सरकार हमारे हितों के अकॉर्डिंग नीतियाँ बनाए। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने किसान, तो किसानों ने इस पर क्या डाला, प्रभाव डाला। अच्छा, इसके लिए ज़्यादातर हम देखें तो फिक्की और एसोचैम इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। फिक्की और एसोचैम ये व्यापार और उद्योग वाली नीति को प्रभावित करते, ये लगातार, ये किसका, ये व्यापारियों का संगठन है। किसका है? भारत के सारे व्यापारी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जब भी सरकार व्यापार के अंदर कोई पॉलिसी बना रही है या इनको कोई पॉलिसी बनवानी है, तो ये क्या करते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं, सरकार फिर इनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाती है। तो पहला हो गया नीति निर्माण पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। दूसरा जनमत निर्माण, पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करते हैं, है ना। जैसे चिपको आंदोलन आपका एग्जाम्पल था, नर्मदा बचाओ। तो भाई अभी जो चल रहा था अपने यहाँ कौन सा, छतरपुर में बक्सवा फॉरेस्ट को बचाने के लिए, भोपाल में बड़ी लेक में वो बंद करवा दिया गया है जो वाटर एक्टिविटी थी, तो इसके लिए आंदोलन चला। तो ये क्या करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में जनता को जागरूक करते हैं कि देखो सरकार ये कर रही है, आपको पता नहीं है, ये गलत है, आप इसके विरुद्ध खड़े होइए, या फिर आपको इसकी ज़रूरत है, इसके लिए खड़े होइए, है ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन, कि भाई ज़रूरत है एक ऐसी संस्था की जो भ्रष्टाचार को क्या करे, कम से कम कर सके। तो ये उस टाइप के संगठन। तो क्या करते हैं, जनमत निर्माण, जनता का ओपिनियन बिल्डिंग करने में भी ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। तीसरा, सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा, तो जनता को क्या मिल पाए, सोशल जस्टिस मिल पाए, उनके राइट्स का क्या हो पाए, प्रोटेक्शन हो पाए। इसके लिए ये संगठन क्या करते हैं, लगातार अपने आंदोलन वगैरह चढ़ते हैं। तो हाशिए पर खड़े समुदायों वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, जैसे जो बीकर सेक्शन है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए उनको अधिकार दिलाना, उसके लिए ये संगठन काम करते हैं ना। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ये संगठन हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के लिए काम करता है कि मजदूरों को मिनिमम क्या मिले, वेजेस मिले, न्यूनतम मजदूरी मिल पाए, है ना। ये सारा काम ये संगठन करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट भूमिकाएं आपको दिख रही हैं, पॉलिसी मेकिंग पर प्रभाव डालना है, पब्लिक बिल्डिंग ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग है, सोशल जस्टिस एंड राइट्स प्रोटेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन, ये इनका मुख्य कार्य है, ये पॉलिटिक्स में। तो सरकार की नीतियों का विरोध करना, हड़ताल और आंदोलन करना। तो किसान आंदोलन, दलित आंदोलन इसका एग्जाम्पल है कि सरकार अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनाती है जो किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध हो या उसको लाभ न देने वाली हो, तो ये अनौपचारिक और औपचारिक संगठन मिलकर, बेसिकली अनौपचारिक क्या करते हैं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन, हड़ताल, देश बंद, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं और सरकार पर ये प्रभाव डालते हैं कि भाई आप क्या करो,
अपने इस कार्य को वापस लीजिए या ये वाला कार्य करना पड़ेगा, है ना। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन चला तो लोकपाल आया आपके पास, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला तो कहीं ना कहीं जो डैम की ऊंचाई थी उस पर भी कंट्रोल किया गया। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब चूंकि जनता की क्या कर रहे हैं, ओपिनियन बिल्डिंग कर रहे हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को समर्थन या विरोध करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ संगठन है इस राजनीतिक दल का विरोध कर रहे हैं कि भाई इन्होंने अभी जैसे चल रहा था यूपी के अंदर, अगर आप राजनीति में देखो तो ब्राह्मणों का कोई जो ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, राजनीति में विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो रही, अगर आप देख रहे हो उसको। तो कुल मिला के ये क्या करते हैं, चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके विरोध और समर्थन से ही लोग, क्योंकि देखो समझो करणी सेना जैसे हो गया, अब करणी सेना किसी का विरोध करेगी किसी उम्मीदवार का, तो मुझे बताओ करणी सेना जिस कास्ट के लिए बनी हुई है, जिस कैटेगरी के लिए बनी हुई है, उस कैटेगरी के लोग क्या प्रभावित नहीं होंगे? इलेक्शन में वोट डालने में प्रभाव आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय नीति पे प्रभाव, है ना। तो इंटरनेशनल पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को प्रभावित करना, जैसे ग्रीन पीस इंडिया पर्यावरण संरक्षण पर काम करता है और उसके लिए वो लगातार अपने आंदोलनों चीज़ें करता रहता है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बातें उठती हैं कि भाई ये जो है इस देश में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, क्या पर्यावरण संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। बड़े लेवल पे बहुत सारी ट्रीटी बनी हुई हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना। तो ये सारे इनका रोल है, इनका ये रोल है कि ये कैसे राजनीति में प्रभाव डालते हैं। तो 5 से 6 पॉइंट हो गए। पहला कौन सा हो गया, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं कि सरकार जो नीति बनाएगी वो इनके हितों के अकॉर्डिंग बनाए। दूसरी, जनता को जागरूक करते हैं कि भाई आपके मतलब की ये चीज़ें, ये पॉलिसी आ रही है, ये प्रोग्राम आ रहा है जो गलत है ना, उसके विरुद्ध में तमाम बार गलत तरीके से भी विरोध हो जाता है, जैसे सीए का विरोध हुआ है ना। वो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप जो है उसके उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। उसके बाद सोशल जस्टिस राइट्स, तो दलितों को, पिछड़ों को, ट्राइबल्स को राइट दिलाने में बहुत बड़ा रोल है। जैसे FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, जो किसके लिए आया था, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिससे क्या हुआ, जनजातीय लोगों को क्या मिल पाया, न्याय मिल पाया। तो तीसरा ये हो गया। चौथा अपने पास विरोध प्रदर्शन आंदोलन, तो नीतियों का ये हो गया। अगला चुनावी प्रक्रिया, चुनाव को तो प्रभावित करते ही करते हैं। लास्ट में कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय नीति पर प्रभाव। तो 6 इंपॉर्टेंट रोल हैं इनके जो हमें याद रखने हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि दबाव समूहों द्वारा कौन सी पॉलिसी रणनीतियाँ अपनाई जाती, कि पॉलिटिक्स पर दबाव डालने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाते हैं। तो पहला है लॉबिंग, ये लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग का मतलब क्या होता है, सरकारी अधिकारियों और विधायकों से संपर्क कर नीतियों को प्रभावित करना। कारपोरेट लॉबी, व्यापार संघ, कि भाई मुझे आना है, मान के चलो मेरे संगठन को कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, जैसे जियो लॉन्च करने की बात की थी, है ना। तो जब जियो लॉन्च हुआ तो सरकार के पास फ्री देने वाली कोई पॉलिसी थी ही नहीं। जैसे जियो ने शुरू में फ्री दिया था, आपको पता है, इंटरनेट, है ना, 6 महीने के लिए, तो सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, लॉबिंग करी, सरकारी अधिकारियों और विधायकों को क्या किया, लॉब किया, उनके साथ बैठ के कि उनको समझाया। अच्छा, लॉबिंग में कभी कभी तो क्या होता है, ये लॉबिंग पता है कभी कभी इलीगल भी हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्राइब, घूसखोरी और क्या कहते हैं उसको, करप्शन, ये इसके अंदर होने लगता है। कभी लॉबिंग होती है पॉजिटिव, कि मिले और उनको समझाया, 10 लोगों ने समझाया तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ गई। तो ये वाला याद रखना है। दूसरा, अगर नहीं मानती सरकार तो क्या करते हैं, हड़ताल और प्रदर्शन, ये सबसे बड़ा हथियार है इनका, ये सबसे बड़ा तरीका है। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, हड़ताल, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन, तो इतना बड़ा आंदोलन चलाया, इतनी बड़ी हड़ताल कर दी कि सरकार को झुकना ही पड़ा, है ना। तो ये याद रखना है। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन, सरकार को लोकपाल बिल लाना ही पड़ा। तो इतना बड़ा ये इनका क्या है, तरीका है। कौन सी रणनीति है, स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट। याचिकाएं और कानूनी प्रक्रिया, ये भी इनका एक तरीका है। तो ये कोर्ट में क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को चुनौती देते हैं। जैसे पर्यावरण और मानव अधिकार संगठनों द्वारा जनहित याचिकाएं, PIL आपने सुना होगा। एक MC मेहता जी का नाम अगर आपने सुना हो, मूलचंद मेहता, दिल्ली के पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने दिल्ली में हो रहे पॉल्यूशन के लिए बहुत सारी PIL दायर करी। उसके कारण क्या हुआ, दिल्ली में आपको पता है कि पुराने वाहन नहीं चल सकते आज, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। क्यों, क्योंकि MC मेहता ने क्या किया, याचिका लगाई। दूसरा, दिल्ली से जो छोटी छोटी यूनिट्स दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, जिनसे प्रदूषण हो रहा था, धुआं निकल रहा था, उनको दिल्ली की सीमा से बाहर किया गया, है ना। ये भी किसने लगाई थी, MC मेहता साहब ने लगाई थी। तो ये सारी यानी PIL पिटीशन के थ्रू भी ये क्या करते हैं, ये मतलब इनकी पॉलिसी है ये, या ये इनका क्या बोलें उसको,
हथियार है जिसके थ्रू सरकार पे ये दबाव बनाते हैं। अगला मीडिया, सोशल मीडिया। तो मीडिया सोशल मीडिया पे भर भर के कैंपेन चलाते हैं जिससे लोग क्या होते हैं, इनसे जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ पाते हैं। बक्सवा इसका एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। बक्सवा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, जहाँ पर उस जंगल के नीचे सरकार को हीरे के बारे में पता चला कि भाई जंगल के नीचे क्या है, हीरे हैं, तो सरकार उसको काटने पे आ गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना ज़बरदस्त कैंपेन चला कि फिर एनजीटी में शिकायत हुई, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसको रोक दिया। ऐसे ही अभी अरावली को लेके मुद्दा चल रहा था, अगर आपने देखा हो, अरावली फॉरेस्ट, अरावली जो पर्वत श्रृंखला थी उसको लेके, उसको प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही थी। जब उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, सोशल मीडिया में विरोध हुआ, तो क्या हुआ, रोकना पड़ा उसको। मी टू आंदोलन इसका एग्जाम्पल है। ऑनलाइन याचिकाएँ, ऑनलाइन पिटीशंस, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा चुनावी राजनीति को प्रभावित करना, है ना, कैसे, राजनीतिक दलों को समर्थन देना या विरोध करना। विभिन्न कर्मचारी संघ द्वारा चुनावों में समर्थन, तो बहुत सारे जो कर्मचारी संघ है वो क्या करते हैं, किसी दल को समर्थन देते हैं और वो सारे वोटिंग वहाँ पे डलवा देते हैं, जिससे क्या होता है, पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें बदल जाती हैं, एक मुफ्त वोटिंग उनको मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है आपके, ये इसके फंक्शंस हैं। बस ये इतना ही बड़ा टॉपिक था, है ना। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होगा कौन सा, संघात्मक व्यवस्था वाला नेक्स्ट टॉपिक अपना। चलिए, धन्यवाद।